वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी टीम के द्वारा आपको करवाया जा रहा है इस समय फास्ट रिवीजन। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हमें HPPGT हिंदी के पाठ्यक्रम में लगी हैं उसका फास्ट रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं, ताकि हर एक बच्चा जान सके कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या नया पाठ्यक्रम है। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा। नहीं किया है, जितना भी किया है इनफ है, ज़्यादा अब कंफ्यूज नहीं होना है। ये फास्ट रिवीजन है, इसलिए आपके समक्ष ये लाया हूँ मैं। ठीक है, तो आराम से देखिए। इससे पहले हमने संपूर्ण उपन्यास देख लिए थे। आज हम देखेंगे संपूर्ण निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, जो हमें HPPGT हिंदी में लगा हुआ है। जो ये लेक्चर है ना केवल PGT तक सीमित है, अपितु ये आपका, चाहे आप सेट की तैयारी कर रहे होंगे या नेट की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पर भी आपको ये जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, देखिए हमारी टीम के द्वारा जो HPPGT हिंदी है, HPPGT हिंदी, इसके लिए प्रीवियस ईयर के 5 क्वेश्चन पेपर, 5 सालों के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाए गए हैं। ये देखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं। जो 10 टेस्ट सीरीज़ हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, और प्रीवियस ईयर के जो 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है, साथ में आपको अन्य परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर भी इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको 10 मिलेंगे। 5 इसमें आपको PGT हिंदी के अवेलेबल करवाए गए हैं, और 5 इसमें आपको LT कमीशन और साथ में कॉलेज कैडर और सेट के क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध कराए गए हैं। 10 क्वेश्चन पेपर हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे ख्याल से अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपकी परीक्षा में रिपीट होने की पूरी संभावना रहेगी। और जो ये प्रैक्टिस सेट है, अगर आप इनको लगा लोगे परीक्षा से पहले, तो आपको एक तरह से आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका कि मैंने पहले ये क्वेश्चन लगाए हुए हैं, परीक्षा हॉल में मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए मेरे ख्याल से कंपल्सरी है। एक बार अवश्य आप इन चीज़ों को देख लेना। इसलिए देखना है क्योंकि देखिए 2-3 दिन ही शेष आपके पास रह चुके हैं परीक्षा हेतु। अगर ये चीज़ें आप देख लेते हो तो परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं से आपको ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये चीज़ें छोड़ दी थी, क्योंकि देखिए जो कुछ करना है परीक्षा से पहले कर लीजिए। परीक्षा के पश्चात आपके पास कुछ भी संभावना नहीं होगी दोबारा से करने के लिए। इसमें आपके पास कुछ ना कुछ तो संभावना है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जल्द से जल्द आप इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ, 8293121229। ये व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस और ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। बाकी हमारी टीम के द्वारा 2 मैराथन क्लासेस ली गई हैं। फर्स्ट पेपर के लिए 1200 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक मैराथन ली थी 7.5 घंटे की। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है वो भी देख लो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें मिल जाएंगी। और फर्स्ट पेपर की भी आपको 10 घंटे की कंटिन्यू मैराथन ली गई है। 2 मैराथन है, अवश्य देख लेना इन चीज़ों को। और जो 7 तारीख को हमारा PGT हिंदी का एग्ज़ाम है, तो 6 तारीख सैटरडे को भी हम 1000 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैराथन लेकर आएंगे, तो आप उसको भी देखिएगा और लाभ उठाइएगा। हाँ, टाइमिंग के बारे में आप बता देना कि टाइमिंग क्या रखनी है, तो उसी को देख लूँगा, उसी हिसाब से आपको बता दूंगा। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा, आपको परीक्षा में यहाँ से अवश्य लाभ मिलेगा। फिर देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने आज आपको करवाया था HP सेट का क्वेश्चन पेपर, HP सेट जो प्रीवियस ईयर का था ना, वो करवाया था, फुल क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का क्वेश्चन पेपर, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसको मैं फुल डिस्कस आपके साथ करूं, तो आप लोग अवश्य बताना। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो 50 कमेंट जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसको डिस्कस करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो में 50 कमेंट कर लेते हैं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो, जो आज तो हमने आपको दे दी HP सेट की क्वेश्चन पेपर की वीडियो, कल अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का क्वेश्चन पेपर फुली सॉल्व चाहिए जो हाल ही में हुआ था, तो आप लोगों से मैं चाहूँगा कि 50 कमेंट आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, तो मैं आपको वो वीडियो बना कर दे दूँगा। ये जो कमेंट अगर आप करते हैं, इससे अगर आप करते हो तो उससे मुझे कुछ लाभ नहीं है, अगर नहीं करते हो तो उससे मुझे कुछ नुकसान नहीं है। ये चीज़ मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की सहमति होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपके ऊपर कोई चीज़ थोप रहा हूँ, आपको वो पसंद ही नहीं है। इससे मुझे ये पता चलेगा, अगर आप 50 कमेंट कर देते हैं, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है या फिर आप लोग इस चीज़ के इच्छुक हो कि आपको ये चीज़ चाहिए। क्योंकि ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपी जाती है तो उसमें कोई आनंद नहीं रहता। अगर आप लोगों की इच्छा ही होगी तो मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप मैं क्या भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं दूंगा और आपको उससे फ़ायदा भी होगा। मान लीजिए मैंने दे दी और आपको उसकी चीज़ की इच्छा ही नहीं है तो उसको कुछ मज़ा नहीं रहता है। तो इन जो कमेंट से मुझे ये लगेगा पता कि आप लोग वाकई में इस चीज़ के इंटरेस्टेड है, तो आप लोगों को मैं ये दे दूंगा लेक्चर कल बनाकर, ठीक है। 5 बजे मिल जाएगा आपको कल लेक्चर, अगर इंटरेस्टेड हो तो कल 5 बजे से पहले पहले आपके 50 कमेंट मेरे पास आने चाहिए। 5 बजे भी नहीं, आप ये रखिए 1-2 बजे तक। 1-2 बजे तक हो गया तो मैं आपको कल कॉलेज कैडर का क्वेश्चन पेपर फुली सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अब अपना लेक्चर देख लेते हैं। तो देख लीजिए क्या है लेक्चर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमें लगा है भारतेंदु हरिश्चंद्रकृत भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपसे सीधा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये किसका निबंध है। तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैं ज़्यादा डीप होकर नहीं बताऊँगा, ये बताऊँगा कम समय है, आपको मोटा मोटा पता चलता रहे कि अगर आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है कि क्या है क्या नहीं है इन चीज़ों में। अगर आपको पूछा जाएगा तो आप यहाँ से आइडिया लगा कर ठीक कर सकते हो, ठीक है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती हो, ये निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। पूछा जाएगा कब इसे रचा गया था, कब लिखा गया था, 1984 को लिखा गया था। ध्यान रखना है, प्रश्न आपको आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। फिर आगे देखिए, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा दिसंबर 1984 को बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। यहाँ से आपसे ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा कि प्रस्तुत निबंध कब, क्यों, किस लिए लिखा गया था, कहाँ पर लिखा गया था। तो ये याद रखिएगा, प्रस्तुत निबंध ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा दिसंबर 1984 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। ये आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया। फिर आगे देखिए, इसमें उन्होंने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग तथा एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। इसमें क्या शिक्षा दी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये शिक्षा दी कि कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्यागो, अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, उद्योग धंधों को विकसित करो, सहयोग और एकता पर बल दो, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनो और लोगों को प्रेरणा दो। ये चीजें बताई है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ पर। फिर आ गया, भारतेंदु जी ने अपने इस निबंध में अंग्रेजों का उदाहरण देते हुए कहा कि विलायत में मालिक जब गाड़ी से उतरकर अपने किसी दोस्त से मिलने जाता है तो उसी समय कोचवान गद्दी के नीचे से अखबार निकालकर पढ़ने लगता है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि किस निबंध में ये उदाहरण दिया गया है कि अगर विदेश में कोई मालिक अपने दोस्त से मिलने जाता है गाड़ी से उतरकर, तो वहाँ का कोचवान या फिर ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर अपनी गद्दी से या फिर कहीं से भी अखबार निकाल लेता है और उसको पढ़ने लगता है। और भारत में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक बार इस पंक्ति को दोबारा से देखिए। भारतेंदु जी ने अपने इस निबंध में अंग्रेजों का उदाहरण देते हुए कहा कि विलायत में मालिक जब गाड़ी से उतरकर अपने किसी दोस्त से मिलने जाता है तो उसी समय कोचवान गद्दी के नीचे से अखबार निकालकर पढ़ने लगता है, परंतु भारत में उतनी देर तक कोचवान हुक्का पिएगा। क्या करेगा? हुक्का पिएगा, व्यर्थ की बातों में अपना समय व्यतीत करेगा। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र कर रहे हैं। ये ना केवल कोचवानों के लिए ही बातें इन्होंने कही है, इनडायरेक्ट ये बातें भारत के निवासियों के लिए भी कह रहे हैं। मान लीजिए हम अपनी ही बात कर लें, अगर मान लीजिए हम कहीं पर जाते हैं, हम क्या करते हैं? व्यर्थ की गप्पे लड़ाएंगे, लोगों की व्यर्थ की बातें करेंगे, ये करते हैं, ना कि कोई उचित की चीज़ें करें। अर्थात मूल्यवान चीज़ें हमें करनी चाहिए, अर्थात जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, हमें आगे बढ़ाए, हमारे ज्ञान में वृद्धि करे, वैसी बातें करनी होंगी हमें। परंतु हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? जैसे भारत के कोचवान होते हैं, क्या करते हैं? हुक्का पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे,
व्यर्थ की बातें करेंगे वो कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850। 1850 से लेकर 1885 तक जीवित रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उस समय में देखिए इस बंदे के पास इतनी तगड़ी समझ थी कि हमें ऐसी चीज़ें लिखनी है। वर्तमान समय क्या है? 2024 चला हुआ है, अभी भी हम व्यर्थ की गप्पों में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। यहाँ से देखिए, ये आप लोग पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं ना, आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो ये चीज़ें एक तरह से आदर्श साबित होती हैं। समय की बचत के लिए, देश की एकता के लिए, कुरीतियों से बचने के लिए ऐसे ऐसे निबंध आपको लगे हुए हैं। अगर कभी समय लगे ना आप लोगों को, तो आप इनको पूरा पढ़ लेना अच्छे से, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना, आपको ये अवश्य फायदेमंद साबित होंगी। फिर क्या है आगे? फिर है, लेखक ने भारतीयों में विद्यमान आलस्य की अधिकता को ही उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक माना है। लेखक ने भारतीयों में क्या चीज़ ऐसी पाई कि जो उनकी उन्नति के लिए बाधक साबित है? तो आलस्य है। ये ना केवल कुछ एक व्यक्तियों के अंदर की बात है, सभी में है। हम में भी ऐसी आलस्य है, हम सोचते हैं कोई कार्य करना है, चलिए थोड़ी देर के लिए शॉर्ट देख लेते हैं। एक शॉर्ट नाम की आजकल बीमारी चली हुई है, आप लोगों को पता ही होगा। एक शॉट हम देखने लगते हैं, कब जाने ना जाने कब 100 शॉट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसमें इतना हम व्यर्थ में व्यतीत करते हैं। आलस्य हमारे अंदर इतना है, हम सोचते हैं कि अगर मान लीजिए लड़कों में मुख्यतः ये चीज़ें बताता हूँ, हम लोग कपड़े धोने के लिए रखते हैं, हम सोचते हैं भाई आज नहीं धोते हैं, थोड़ी देर बाद धोते हैं। इस तरह से कब 2 दिन व्यतीत हो जाते हैं, हमारे कपड़े ही नहीं धुलते हैं। ठीक है, इस तरह का आलस्य हम सभी के अंदर होता है। ये आलस्य हमें दूर करना चाहिए। जब तक हम इस आलस्य को दूर नहीं करेंगे, हम सही मार्ग में नहीं जा सकते, हमें सार्थक उन्नति नहीं मिल सकती। तो इन चीज़ों का हम सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? खासकर पढ़ाई के प्रति तो बिल्कुल भी आलस्य हमें नहीं करना चाहिए। आगे क्या है? विदेशी लोग अपने खाली समय का भी सदुपयोग करते हैं, वे अपने क्षण मात्र समय को भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। लेखक के अनुसार भारतवासियों को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे देश की आमदनी बढ़े और यह आमदनी अपनी बुद्धि को सार्थक दिशा में लगाए बिना नहीं बढ़ेगी। अर्थात हम अपनी आमदनी को कब बढ़ा सकते हैं? जब हमारी बुद्धि सार्थक हो, सही दिशा में रहकर हम कार्य करते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। भारतेंदु जी भारतीयों को प्रेरित करते हुए कहते हैं, उठो और जागो तथा जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधक है उन्हें निकालकर फेंक दो। ये पूछा जा सकता है किस निबंध में ये पंक्तियां कही गई हैं कि उठो और जागो तथा जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधक है उन्हें निकालकर फेंक दो। ये भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध में ये कहा गया है। अपने निबंध में उन्होंने सब उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है और कहा है कि सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। भारतेंदु जी के अनुसार जब प्रत्येक क्षेत्र में इसी कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा, तभी सभी की समान रूप से उन्नति होगी। धर्म का अर्थ उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए। भारतेंदु जी ने नाना प्रकार के मतों के लोगों को आपस में बैर छोड़ने का संदेश दिया है। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम एक मनुष्य पहले हो, बाकी धर्म वगैरह इत्यादि बाद में है। ये सारे बैर छोड़िए और अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करिए। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में चाहे कोई ऊंचा हो या नीचा, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। भारतेंदु जी ने आपसी एकता एवं भाईचारा स्थापित करने पर अत्यधिक जोर दिया। उनका मानना था कि इसके बिना भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो सकती। किसके बिना भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो सकती? भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत की उन्नति आपसी एकता एवं भाईचारा स्थापित किए बिना नहीं हो सकती। ठीक है, भारतवर्ष में धर्म इत्यादि की जो कई बार इस तरह की चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलती हैं, ये जाति पाति सब कुछ निकाल दीजिए, ये कहा गया है इनके द्वारा। भारतेंदु जी ने भारतीयों को विदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपेक्षा जो विदेशी वस्तुओं को कम यूज़ करने के लिए कहा गया है,
पूरी पंक्ति देख लेते हैं। और उन्होंने कहा कि जो भारत में ही कोई चीज़ बनती है, लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया पर जोर दिया है। पूरी पंक्ति पढ़िए यहाँ पर, फिर आपको समझ जाएगा। भारतेंदु जी भारतीयों को विदेशी वस्तुओं के उपयोग की उपेक्षा करने तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। उनके अनुसार भारतीयों में ज्ञान तथा आत्मविश्वास का अभाव है, जिस कारण भारतीय सदैव छोटी छोटी वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए अपनी भाषा, अपने राष्ट्र में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग अत्यावश्यक है। इसलिए अपने देश को स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में प्रगतिशील बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं और अपने ही देश की भाषा का प्रयोग करना होगा। इसी से भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है। देखिए कितनी गहरी और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही। यहाँ पर देखिए कुछ एक बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर किसी को निम्न या उच्च नहीं कहना चाह रहा, मैं नॉर्मली ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए कोई भी चीज़ आप कहीं पर जाते हो, आपको ये सोचकर उस चीज़ को लेना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है, वो मेड इन इंडिया है, और कोई चीज़ अगर आपको 80 रुपये में मिल रही है, वो मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, कोई विदेशी है, तो मेरे ख्याल से आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए मेड इन इंडिया को। क्यों? मेड इन इंडिया को अगर आप इसलिए प्रेफरेंस देंगे, वो भारत की बनी हुई है और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1850 से 1885 के बीच में ये बातें कही हैं। हम तो इतने आधुनिक हो गए हैं अब, जो भारत है उन्नति के पथ में अग्रसर है। हमें भी अपनी तरफ से छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए जिससे हमारे भारत का ही विकास हो। ठीक है, हमें मेड इन इंडिया चीज़ को ज़्यादा लेना चाहिए ताकि हमारे भारत का ही विकास हो। ठीक है, तो मैं चाहूँगा इस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करें। 20 रुपये में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना उल्टे अपने देश को ही फ़ायदा होता है। अगर आप मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान वाली चीज़ लोगे तो आपके पूरे के पूरे पैसे विदेश में चले जाएंगे और भारत में तो ये पैसा रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, एक और चीज़ इसी के साथ यहाँ पर देखिए, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भी कहना चाहते हैं कि हमें अपनी राष्ट्र की भाषा को अधिक महत्व देना होगा, ना कि विदेशी भाषा को ज़्यादा महत्व देना होगा। क्यों? इससे हमारे अंदर एक चीज़ उत्पन्न होगी कि हमारी भाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, विदेशी भाषा का ज्ञान होना यहाँ पर कोई बुरी बात नहीं है, आप विदेशी भाषा का भी ज्ञान रखिए। मान लीजिए कोई सामने से आपसे हिंदी में बात कर रहा है और अपनी निरंतर आप इंग्लिश ठोक रहे हैं दूसरी तरफ से, ये गलत बात है। मुझसे भी कई बार अगर कुछ लोग अगर जानकारी लेना चाहे पीजीटी हिंदी की, तो वो ऐसा करते हैं, निरंतर इंग्लिश वहाँ से इंग्लिश में ही मैसेज देने लगते हैं। बुरी बात नहीं है, परंतु आपको देखो हिंदी के अध्यापक आप बनने जा रहे हैं और आप इंग्लिश डिलीवर कर रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? ठीक है, तो अगर सामने वाला आपसे इंग्लिश में बात करने का इच्छुक हो तो आप इंग्लिश में ही बात करें। अगर आपसे सामने वाला इस चीज़ का इच्छुक हो कि आप इंग्लिश में बातचीत ना करके हिंदी में बात करो, तो आपको उसी तरफ शिफ्ट होना चाहिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे हमें अमल लाना चाहिए, हमारे लिए ही और सभी के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होंगी चीज़ें। बाकी आप लोगों का जैसा मत है आप वैसा कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये बातें कही हैं और मुझे भी ये अच्छी बातें लगती हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ। और बाकी आप हिंदी भाषा के स्टूडेंट हैं, हिंदी भाषा के छात्र हैं, हिंदी भाषा के अभ्यर्थी हैं, आपको तो स्वयं इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि भाई हमें हिंदी को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई संस्कृत का बंदा होता है, संस्कृत के स्टूडेंट होते हैं, मजाल है वो अन्य भाषा को ज़्यादा वेटेज देंगे, वो अपने संस्कृत को ही बढ़ावा देते हैं कि अधिक से अधिक संस्कृत का प्रचार प्रसार हो। कई बार आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, हिंदी दिवस को क्या कहते हैं, हिंदी दिवस आता है उसमें लोग क्या करते हैं, हैप्पी हिंदी दिवस। क्या कहना चाह रहे हो आप? हिंदी दिवस को इंग्लिश में कह रहे हैं हैप्पी हिंदी दिवस। क्या है ये? ऐसा भी लिख सकते हैं, हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बेशक आप रोमन लिपि का प्रयोग करिए, परंतु हिंदी में तो लिखिए। हम हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी को ही हमें महत्व देना होगा। इस समय आपको मेरी ये बातें शायद गप्पे लग रही होंगी, परंतु ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। कभी खाली समय मिलता है तो इनको आपने अवश्य सोचना है। एक छोटा सा कदम अगर आप उठाएंगे तो इसी तरह से ना जाने कितने और भी लोग इस कदम को उठाएंगे, तो क्या हो सकता है इस चीज़ का। ठीक है, तो आप अवश्य सोचिएगा और अवश्य इसको अमल में लाइएगा। फिर यहाँ पर ये हो जाता है हमारा, ठीक है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आप लोगों को भी भारतवर्ष की उन्नति करने में योगदान देना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कौन सा है दूसरा निबंध, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे किसका निबंध है ये?
बाल मुकुंद गुप्त का। बाल मुकुंद गुप्त का। बाल मुकुंद गुप्त क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखिए, पूछा जाएगा सीधा किसका है, ये बाल मुकुंद गुप्त का है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। क्या है? प्रसिद्ध निबंध संग्रह। शिव शंभू कल्पित नाम है। पूछा जा सकता है शिव शंभू क्या सब वास्तविक नाम है, ये कल्पित? तो शिव शंभू कल्पित नाम है। इस संग्रह में विदेशी शासन, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया भारत विरोधी कार्य, अंग्रेजों की भेद नीति, भारतीयों की गुलामी एवं लाचारी पर व्यंग्य मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी यहाँ तक की पंक्ति। क्या है इस निबंध में? इस निबंध संग्रह में है विदेशी शासन, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया भारत विरोधी कार्य, अंग्रेजों की भेद नीति, भारतीयों की गुलामी एवं लाचारी पर व्यंग्य। गुप्त जी ने अंग्रेजी शासक लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को अपने 8 चिट्ठों पर व्यक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्ति रहेगी। पूछा जाता है शिव शंभू के चिट्ठे किस शासक को आधार में रखकर व्यक्त किए गए हैं, तो ये लॉर्ड कर्जन को आधार में रखकर उनके शासनकाल की यहाँ पर व्यंग्यात्मक निंदा की गई है। फिर यहाँ पर है ये कितने चिट्ठों में इन्हें व्यक्त किया गया है भारतीय शिव शंभू बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा, तो ये 8 चिट्ठों में व्यक्त किया गया है। तो ध्यान रखना आपने। फिर आगे देखिए, इन चिट्ठों में देश की राजनीतिक गुलामी, लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरता को प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है इन चिट्ठों में? इन चिट्ठों में देश की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को व्यक्त किया गया है। अंग्रेजों के इस क्रूर प्रशासनिक क्षेत्र की कमजोरियों पर व्यंग्य किया गया है। शिव शंभू के 8 चिट्ठों के नाम ये हैं, तो ये होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिव शंभू के 8 चिट्ठों के नाम देखिए। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, बैसराय कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद। ये 8 आपको याद होने चाहिए किसी भी तरह से। इन चिट्ठों में सुयोग्य शब्द चयन, कहावतें, मुहावरों का प्रयोग मिलता है। संस्कृत निष्ठ भाषा और संक्षिप्त वाक्य रचना का सुंदर तारतम्य है। इनमें चिट्ठा शैली और कलात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है, तो इनका आपने ध्यान रखना है। ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको बता देता हूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं HPPGT हिंदी की और अभी तक आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं और ना ही HPPGT हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लगाया है, तो कुछ दिन शेष आपके पास बचे हुए हैं, तो समय रहते इन चीज़ों को देखिएगा, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखिए, साथ में प्रैक्टिस सेट को भी लगाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों से। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7650017294। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा निबंध, ये कविता क्या है। डायरेक्ट प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि कविता क्या है, किसका निबंध संग्रह है या फिर किसका निबंध है। ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें क्या कहते हैं, कविता क्या है, शुक्ल जी का आलोचनात्मक निबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कविता क्या है, शुक्ल जी का कैसा निबंध है, तो ये शुक्ल जी का आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध का प्रारंभ शुक्ल जी ने समास शैली, सूत्र शैली में किया है। किस शैली में? समास शैली और सूत्र शैली में। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है, ये शुक्ल जी ने कहा, इंपॉर्टेंट है। आगे की पंक्तियों में वे राग की व्याख्या करते हैं। दूसरे अनुच्छेद की प्रारंभिक पंक्तियों में कविता का कार्य स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, रागों का वेग स्वरूप मनोशक्तियों का सृष्टि के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करके कविता मानव जीवन के कर्तव्य की अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है, अन्यथा मनुष्य के जड़ हो जाने में कोई संदेह नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, ध्यान रखना है आपने।
फिर आगे है उदाहरण शैली का एक नमूना देते हुए उन्होंने बताया, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने, तुमने उससे विग्रह किया। यह बहुत ही साधारण वाक्य है, लेकिन तुमने उसका हाथ पकड़ा, यह एक विशेष अर्थगर्भित तथा काव्योचित वाक्य है। शुक्ल जी के निबंध कविता क्या है के अनुसार कविता का पर्याय काव्य है। कविता का लक्ष्य सृष्टि के नाना रूपों के साथ मनुष्य की भीतरी रागात्मक प्रवृत्ति का सामंजस्य स्थापित करना है। कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मनोरंजन करना कविता का महान गुण माना गया है। कविता के द्वारा चरित्र चित्रण के माध्यम से सुगमता से शिक्षा दी जा सकती है। कविता का कार्य भक्ति, श्रद्धा, दया, करुणा, क्रोध, प्रेम आदि मनोवेगों को तीव्र तथा परिवर्तित करना है तथा सृष्टि की वस्तुओं और व्यापारों से उनका उचित तथा उपयुक्त संबंध स्थापित करना है। ये आपको याद होना चाहिए कविता के कार्य, ठीक है, इसको आप याद करिएगा। कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत व उदात्त बनाती है। क्या करती है कविता? कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत व उदात्त बनाती है। यह सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है। कविता की सृष्टि नाद सौंदर्य तथा भाव सौंदर्य दोनों के संयोग से बनती है। इंपॉर्टेंट है ये, कविता की सृष्टि नाद सौंदर्य तथा भाव सौंदर्य दोनों के संयोग से बनती है। रस और भाव कविता के प्राण हैं। कविता के प्राण क्या है? रस और भाव कविता के प्राण हैं। कविता में अलंकारों का जबरदस्ती प्रयोग नहीं करना चाहिए। कविता में किसको जबरदस्ती प्रयोग नहीं करना चाहिए? अलंकारों का जबरदस्ती प्रयोग कविता में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव हृदय के स्रोतों से उनका विशेष संबंध नहीं होता। किसका संबंध मानव हृदय के स्रोतों से विशेष नहीं होता? तो मानव हृदय के स्रोतों का अलंकारों से सीधा संबंध नहीं होता। ये रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आगे आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसका है ये निबंध? नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। नाखून मनुष्य की आदिम हिंसक मनोवृत्ति का परिचायक है। सीधा प्रश्न पूछा गया कई बार नेट में, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका मूल उद्देश्य क्या है नाखून क्यों बढ़ते हैं के लिखने का? इसका मूल उद्देश्य यह है कि इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें बताया यह है आदिम हिंसक मनोवृत्ति का परिचय क्या है। नाखून का बढ़ना यह है आदिम हिंसक मनोवृत्ति का परिचय, नाखून का बढ़ना। नाखून बार बार बढ़ते हैं और मनुष्य उन्हें बार बार काट देता है तथा हिंसा से मुक्त होने और सभ्य बनने का प्रयत्न करता है। यहाँ से देखिए मुझे एक और चीज़ याद आ रही है। आपसे पूछा जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये प्रश्न लेखक से कौन करता है? तो ये प्रश्न लेखक से उसकी पुत्री करती है, ठीक है। छोटी सी पुत्री होती है, वो पूछती है अपने पिता से, पिताजी मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। पिताजी कहते हैं हाँ बेटा बोलिए। तो पिताजी वो बोलती है पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये प्रश्न सुनकर जो लेखक होता है हिल जाता है। बंदा सोचता है कि ये क्या प्रश्न पूछ लिया इसने। तो कई बार आपने खुद भी देखा होगा, बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि उनके प्रश्नों की उत्तर देने की हिम्मत नहीं होती है। बहुत ही गहरे प्रश्न कई बार बच्चे पूछ लेते हैं। तो ये प्रश्न भी लेखक से उसकी बेटी ने पूछा था। आगे है मानव के जीवन में आए दिन अनेक सामाजिक बुराइयों का सामना होता है। सभ्य समाज इसको नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। साधु संत अपने उपदेशों द्वारा मानव को इन बुराइयों से दूर रखने के लिए सचेत करते रहते हैं। सरकारें भी इन बुराइयों को रोकने के लिए कानून बनाती हैं। उपयुक्त सभी प्रयत्न एक तरह से नाखून काटने के समान हैं। बुराइयों को जड़ से खत्म करना तो संभव नहीं है, लेकिन जो द्विवेदी जी ने इस आलोचनात्मक निबंध में स्पष्ट किया है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजावृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आने की ओर ले जाती है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर किसकी निशानी है? पशुता की निशानी है, याद रखना है। और उसे नहीं बढ़ना देना ये मनुष्य की अपनी इच्छा है। अर्थात अगर मनुष्य नाखून को बढ़ने नहीं देगा, किसकी निशानी है? मनुष्यत्व की निशानी है या फिर मनुष्य की निशानी है। ये मनुष्य का अपना आदर्श है। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव का अपने जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य के अंदर पलने वाली बर्बर पशु वृत्ति की पहचान है तथा अस्त्रों शस्त्रों की बढ़ोतरी को रोक देना मनुष्यत्व का अनुरोध तथा मानवता की पहचान तथा उसकी आवश्यकता है। द्विवेदी जी ने इस
निबंध के माध्यम से नाखूनों को प्रतीक बनाकर व्यंग्य के माध्यम से आज के तथाकथित बाहर से एक सभ्य दिखने वाले किंतु अंदर से बर्बर समाज पर कटाक्ष किया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक एक लाइन से आपसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेना आप लोग। फिर आगे क्या है, विष्णु प्रभाकर की ये जीवनी है। विष्णु प्रभाकर कृत अबारा मसीहा पूछा जाएगा सीधा सीधा साफ से, अबारा मसीहा किसके द्वारा लिखित जीवनी है? तो ये विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी है। किसकी जीवनी है ये? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की। बांग्ला के लेखक हैं, बांग्ला भाषा के लेखक हैं शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी जीवनी अबारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा कब लिखी गई? 1974 में। कब? 1974। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा हेतु ये। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अब, ठीक है। समय भी आपने याद रखना है भाई, कलर चेंज हो जा, ये समय आपने याद रखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको परीक्षा में बन सकता है ये। फिर आगे देखिए, जिन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ उन पे आपने भी फोकस करना है, परीक्षा में बनते हैं प्रश्न इसलिए। ये तो कुछ अच्छा कलर नहीं है। विष्णु प्रभाकर जी की सर्वश्रेष्ठ कृति अबारा मसीहा है। यह बंगाल के अमर कथा शिल्पी और सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। इस जीवनी को लिखकर विष्णु प्रभाकर हिंदी और बांग्ला साहित्य के बीच ऐसे सेतु का निर्माण करते हैं जो समूचे राष्ट्र को रागात्मक एकता का प्रतीक है। शरदचंद्र की संपूर्ण जीवनी में लगभग 430 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 430। और ये कितने पर्वों में बंटा हुआ है? 3 पर्वों में। कितने पर्वों में? 3 पर्वों में। कौन कौन से वो पर्व है? दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये 3 पर्व हैं, आपको याद रखना है ये। यहां से एक और चीज आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी की ना, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते, यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब देखिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, ठीक है, और मैंने पीजीटी का भरा हुआ है, और मेरा सेंटर कहाँ पर आया हुआ है? मेरा सेंटर आया हुआ है शिमला में, ठीक है, शिमला में मेरा सेंटर आया हुआ है। तो शिमला जाऊंगा मैं, ठीक है, शिमला जाऊंगा ना मैं, तो मेरे पास बीच के 4-5 घंटों का समय पड़ा हुआ है। तो सफ़र के दौरान मुझे क्या करना है? आपके लिए भी कह रहा हूँ मैं, सभी के लिए कह रहा हूँ मैं, जिनका सेंटर दूर है, तो उन्हें ये करना है, ईयरफोन अपने साथ ले जाना है जब भी आपको समय मिले। जो हमने आपके लिए 10 घंटे की 7 घंटे की मैराथन क्लासेस ली हैं, तो उनको आप कान में ईयरफोन लगाकर सुनते रहिए। आपको कुछ ना कुछ आपके कान में पड़ता रहेगा, आपको फ़ायदा होगा इससे। जरूरी नहीं है कि मैं अपने ही मैराथन क्लासेस के लिए कह रहा हूँ, आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से भी आपने तैयारी की है, वो चीज़ें आप सुनते रहिए, अधिक से अधिक सुनते रहिए। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से लाभ मिलेगा। व्यर्थ में समय, आपने अपने जो ट्रैवल का समय है, इसको व्यर्थ में गंवाना नहीं है, कीमती समय है ये भी आपके पास। ईयरफोन लगा दिए और चुपचाप खिड़की वाली सीट में बैठिए और सुनते रहिए क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है। फर्स्ट पेपर का जो हमने 10 घंटे का मैराथन लिया उसको सुनिए, सेकंड पेपर का जो हमने 7-7.5 घंटे की मैराथन ली है उसको सुनिए, आपको फ़ायदा यहाँ से मिलेगा, ठीक है। नई चीज़ें बेशक मत पढ़िए, जो चीज़ें आपके लिए कंपलसरी है वो तो आप पढ़ते रहिए, उनसे तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो पीछे क्या कर रहे थे हम। यहाँ हम कर रहे थे प्रथम पर्व दिशाहारा शीर्षक में है, प्रथम पर्व दिशाहारा शीर्षक में है। विदा का दर्द, भागलपुर में कठोर अनुशासन, राज उर्फ इंद्रनाथ से परिचय, वंश का गौरव, होनहार बीरबान रावणहुड, अच्छे विद्यार्थियों से कथा विशारद तक, एक प्रेम प्लावित आत्मा, वह युग, नाना परिवार से विद्रोह, शरद को घर मत आने दो, राजू उर्फ इंद्रनाथ की याद, सृजन का युग,
आलोष्यध, क्या है ये दिखाई नहीं दे रहा, आलोष्यध्य, और छाया मेम की अपार भूख, निरुद्देश्य यात्रा, जीवन मंथन से निकला विष। ये कुछ सब टॉपिक है इसके अंतर्गत, इनको आप ध्यान रखिएगा। फिर जो द्वितीय पर्व है इसमें क्या क्या सब टॉपिक है, इसका नाम है दिशा की खोज। शरद के लेखन विकास, प्रेरणा के स्रोतों, रचनाओं की पृष्ठभूमि और पात्रों में समरसता, रंगून प्रवास, गृहदाह, सृजन का आवेग, चरित्रहीन, विराज बहु, अबारा श्रीकांत की चर्चा। तृतीय पर्व है दिशांत। आपने देखिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो ये 3 पर्वों को याद रखने का अपने ट्रिक देखना। दिशांत सबसे अंत में कौन होगा, अंत जिसमें लगा है दिशांत। फिर है दिशाहारा सबसे पहले, दिशा की खोज दूसरे नंबर पे, दिशांत सबसे अंत में। तृतीय पर्व है दिशांत। बह से बेसृजन का स्वर्ण युग, देश की मुक्ति का व्रत, राजनीति से उनका लगाव, नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता के रूप में शरद का चित्रण, शरद के जीवन पर प्रकाश डालने वाली यह प्रथम कृति है। इसके स्त्री पात्र इतने मजबूत और विशाल से लगते हैं कि पाठकों के साथ, विशेषकर महिला पाठकों के मन में शरद के लिए अगाध लगाव को समझा जा सकता है। इसमें शरदचंद्र की संपूर्ण कहानी बताई गई है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर आगे मेरे पास एक और पीडीएफ थी जो हम आपके समक्ष लाना चाह रहे थे, परंतु किसी कारणवश नहीं ले पाए। इसमें थोड़ा ही शेष रह चुका था, पूरा भी नहीं कर पाए हम इसे। देखिए क्या है, दूसरी पीडीएफ है ये, पहले हमने देख ली, दूसरी है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध भाषण है। ये क्या है, प्रसिद्ध भाषण है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इस भाषण में एक और ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग्य है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों की परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी है। ध्यान रखिए क्या है, आदर भी है। इस भाषण में भारतेंदु ने भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर प्रहार किया है। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है। अत्यंत प्रेरक ढंग से इसे व्यक्त किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अति महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य भी दिए गए हैं, तथ्य भी देखिए। भारतेंदु ने बलिया जिले में भाषण दिया था कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। रॉबर्ट साहब बहादुर बलिया जिले के कलेक्टर थे। भारतेंदु ने भारतीयों के आलस्य होने पर व्यंग्य किया है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रम के प्रति आदरपूर्व भाव व्यक्त भी किया है। भारतेंदु ने भारतीय लोगों को गाड़ी कहा है। क्या कहा है, भारतीय लोगों को भारतेंदु ने गाड़ी कहा है, क्योंकि जब उनको कोई चलाता नहीं है तब तक वह चलते नहीं है, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहां पर कुछ प्रश्न भी आपके समक्ष लाया हूं, प्रश्न भी देख लीजिए। टिक नहीं करूंगा, नहीं तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, गद्य पाठ की विधा है। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसकी विधा है भाषण। क्या है, भाषण विधा। दूसरा प्रश्न है, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। इस लेखक के इस कथन का भाव है, व्यंग्यात्मक तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। अगला जो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, रॉबर्ट साहब बहादुर किस जिले के कलेक्टर थे। रॉबर्ट साहब बहादुर बलिया जिले के कलेक्टर थे। अगला प्रश्न है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। लेखक ने इसलिए ये कहा क्योंकि जो हिंदुस्तानी लोग बिना किसी नेतृत्व के कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए ये कहा उन्होंने। फिर लेखक के उदाहरण वाले 3 मेंढकों में ऊपर वाले मेंढक का कथन जौक शौक किसके लिए आया। तो ऊपर वाला कथन जौक शौक आया था राजा महाराजाओं के लिए, विकल्प ए। अगला जो प्रश्न है, लेखक के उदाहरण वाले 3 मेंढकों में बीच वाले मेंढक का कथन गुमसुम किसके लिए आया। तो बीच वाले मेंढक का जो गुमसुम कथन आया, ये आया था आपका हाकिमों के लिए। किसका, हाकिमों के लिए, विकल्प बी यहाँ सही होगा। तीसरा प्रश्न है, लेखक के उदाहरण वाले 3 मेंढकों में नीचे वाले मेंढक का कथन गए हम। 3 कथन है यहाँ पर। पहला कथन है जौक शौक, पहले मेंढक ने कहा। ये किसने, ये कहा आपके ऊपर वाले मेंढक ने। बीच वाले मेंढक ने क्या कहा, गुमसुम। और जो सबसे नीचे वाले मेंढक ने, इसने कहा गए हम। ये किस लिए आया, ये इसलिए आया
क्योंकि गरीबों के लिए आया, क्योंकि गरीब कहते हैं कि गए हम। सी यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, लेखक के अनुसार बताइए कि जब आर्य लोग भारत में आकर बसे तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे क्या काम था? तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे था देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाएं, विकल्प ए। अगला प्रश्न है 9, लेखक ने किस देश का उदाहरण देकर हिंदुस्तानी लोगों को उन्नति करने के लिए कहा? तो ये जापान देश के लोगों को देखकर उन्नति करने के लिए कहा था। अगला है 10, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहां पर भाषण दिया? तो बलिया में दिया था, विकल्प बी। लेखक को मित्रों ने किस विषय पर भाषण देने के लिए कहा था? लेखक को मित्रों ने कहा था कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय पर भाषण दे। अगला है, लेखक ने हिंदुस्तानी लोगों पर ईश्वर का प्रकोप क्या माना है? तो जो ये प्रकोप माना है, तो ये माना है आलसियों के संबंध में प्रकोप। अगला है 15, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े कहकर लेखक ने किसके शासनकाल के अवसर का लाभ उठाकर उन्नति करने के लिए कहा? तो ये कहा अंग्रेजों के शासनकाल का लाभ उठाकर। अब की चढ़े कमान को जाने फिर कब चढ़े, तो ये पंक्तियां जो क्या नाम है उनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो कही हैं यहाँ पर, परंतु ये पंक्तियां सबसे पहले आती थी चंद बरदाई के द्वारा। ये पंक्तियां कही थी पृथ्वीराज रासो को, उस समय कही थी जब पृथ्वीराज रासो ने तीर कमान अपने हाथों में पकड़ लिया था और चंद बरदाई ने कहा कि ये तीर तुम सीधे उस मोहम्मद गौरी को मार दो, क्योंकि अगर तुम इस समय मार दोगे तो गौरी खत्म हो जाएगा और हमारी जीत हो जाएगी। इसी संबंध में ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही कि जो अंग्रेज हमारे देश में उन्नति कर रहे हैं या फिर अपने लूट के लिए साधन तैयार कर रहे हैं, इन्हीं संसाधनों से हमें भी अपने देश की उन्नति करनी है, क्योंकि अभी ये हमारे पास अच्छा समय है। ठीक है, इसलिए ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही हैं। अगला है, लेखक ने सब उन्नति का मूल क्या बताया? लेखक ने सब उन्नति का मूल बताया था धर्म को, विकल्प ए। अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो, ये किसने कहा? अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो, ये कहा था भारतेंदु ने, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने हमारे देश में किस बात को अमीरी का सूचक माना? लेखक ने अपने देश में अमीरी का सूचक माना निकम्मा रहने को। जो निकम्मा रहते हैं तो वो कहा जाता है सबसे अमीर है। ठीक है, सेठ लोग कैसे बैठे होते हैं, तो यही कही गई ये बातें। अगला है 19, भारतेंदु ने देश की उन्नति के लिए जो उपाय बताए उनमें ये यहाँ 3 सही दिए हैं, एक असंगत है, तो वो एक असंगत कौन सा है? तो ये शिक्षा के प्रचार प्रसार पर रोक। भारतेंदु ये कदापि नहीं चाहते थे कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में रोक लगे, वो तो ये चाहते थे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता रहे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, सही। आपसी एकता एवं भाईचारा को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही। नागरिकों की कर्मठता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये तो हो गया हमारा जो हमने देखना था। ठीक है, पीडीएफ इत्यादि अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़िए, वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। वैसे अब आपको पीडीएफ का क्या ही करना है, समय कम बचा हुआ है आपके पास, समय कम है। ये हमने देख लिया था पहले ही, इसको तो क्या है देखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने पढ़ना होगा स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। ठीक है, हाँ चलिए पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें, यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बता सकता हूँ। बाल मुकुंद गुप्त का समय 1865 से लेकर 1907 के बीच का है। जन्म कब हुआ? 1865 में। हिंदी के निबंधकार पत्रकार के रूप में आते हैं। भारतेंदु युग के जितने भी रचनाकार थे सारे पत्रकार थे, ये आप ध्यान रखिएगा। उनकी प्रसिद्धि एवं चर्चित रचनाएं भारत मित्र का संपादन करते हुए सामने आई। जो बाल मुकुंद गुप्त ने किसका प्रकाशन किया? भारत मित्र पत्रिका का संपादन करते थे। ये वे अनन्य राष्ट्रभक्त पत्रकार थे। वे भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे तथा विदेशी सरकार पर तीखे व्यंग्य करने वाले लेखक के रूप में प्रसिद्ध थे। हिंदी पत्रकारिता के उन्नयन में गुप्त जी ने भारत मित्र के माध्यम से अनूठी प्रतिभा, तीक्ष्ण दृष्टि का परिचय दिया। शिव शंभू के चिट्ठे और खत शीर्षक कॉलम में लिखी उनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक रचना व्यंग्य प्रधान निबंध है, जिससे अंग्रेजी शासन की निरंकुशता और भारतीयों पर किए गए अत्याचार, अंग्रेजों की शोषण नीति पर तीखे प्रहार किए गए हैं। अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड कर्जन पर करारे व्यंग्य लेखक ने यहाँ पर किए। किस पर करारे व्यंग्य किए गए हैं? लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डलहौजी दोनों पर, अधिकतर लॉर्ड कर्जन पर किए गए हैं व्यंग्य, ये भी ध्यान रखना आपने। फिर लेखक ने गूंगी जनता का मुखर वकील बनकर उन कठिनाइयों का वर्णन इस रचना में किया है जो अंग्रेजी शासन के दौरान उसे झेलनी पड़ रही थी।
इस रचना में गुप्त जी की ओजस्विता, निर्भीकता, दृढ़ता तथा विनोद प्रियता देखते ही बनती है। इस निबंध में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कर्जन को व्यंग्य का निशाना बनाया गया। किसे बनाया गया? लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखना है, पूछा जाता है ये प्रश्न, नेट में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध का सारांश देखिए। कविता क्या है भाई? साइड। कविता क्या है? सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित निबंध है जो विचार विधि निबंध संग्रह में प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। जो कविता क्या है, कैसी समीक्षा है? सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित निबंध है ये। और ये किस संग्रह में प्रकाशित हुआ था? विचार विधि निबंध संग्रह में प्रकाशित हुआ था। कब? 1930 में। इस निबंध में कविता का अर्थ एवं क्षेत्र पर चर्चा निम्न बिंदुओं के आधार पर की गई है। ये देखिए, बिंदु आपको याद होने चाहिए। सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रचार, मार्मिक तत्व, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता में भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। ये 12-13 इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु है, इनका आपने ध्यान रखना है। पूछा जाएगा तो आप उत्तर दे लेना एकदम से। अगला आ गया यहाँ पर घीसा। घीसा मुझे नहीं लगता ज़्यादा महत्वपूर्ण, फिर भी इसकी थोड़ी सी कथा आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा अगर आ जाएगा यहाँ से प्रश्न। तो जो घीसा है ये एक पात्र है, एक तरह से ये संस्मरणात्मक रचना है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा किसी क्षेत्र में अध्यापक के तौर पर जाती हैं, वहाँ पर उन्हें एक बच्चा मिलता है घीसा। जो घीसा होता है मजबूरी के कारण जो वो चीज़ें प्राप्त करना चाहता है प्राप्त नहीं कर पाता, परंतु जब ये महादेवी वर्मा उस क्षेत्र में एक अध्यापक के तौर पर जाती हैं तो घीसा से इनकी मुलाकात होती है और घीसा को ये अच्छे से पढ़ाने लगती है। घीसा बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित बच्चा होता है, परंतु उसके अंदर एक तीव्र इच्छा होती है किसी भी चीज़ को सीखने की। एक तरह से उसकी जिजीविषा बाकी के बच्चों से अधिक होती है। तो और उसके अंदर अपने टीचर के लिए एक श्रद्धा भाव भी काफ़ी अच्छी होती है। जो अपने कई बार पूछा जा सकता है, जो जिन्होंने कोर्स लिया था उनको तो मैंने पूरा करवा दिया था, परंतु फिर भी आपको बता देता हूँ। जो घीसा है ये अपने अध्यापक को क्या गुरु दक्षिणा देता है? तो ये खरबूजा या तरबूज अपने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक को देता है, अर्थात महादेवी वर्मा को देता है। थोड़ी सी कथा यहाँ पर मैं लाया हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है? यह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन सह में नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती, जो एक छोटी लहर के समान ही मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जल राशि में विलीन हो गया। गंगा पर झूंसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग्य करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडहर और उसके क्षत विक्षत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भगीरथी के तट पर काट ही नहीं सुख से काट देती हूँ। फिर आगे है, दूर पास बसे हुए गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदों के समान लगने वाले कुछ लिपे पुते, कुछ जीर्ण शीर्ण घरों से स्त्रियों का झुंड पीतल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए लाल और पुराने बदरंग घड़े लेकर गंगाजल भरने आता है। उसे भी मैं पहचान गई हूँ। उसमें कोई बूटेदार लाल, कोई सफ़ेद और कोई मैले और सूत में अद्वैत स्थापित करने वाली, कोई कुछ नई और कोई छेदों से चलनी बनी हुई धोती पहने रहती है। किसी की मोम लगी पाटियों के बीच एक अंगुल चौड़ी सिंदूर रेखा अस्त होते हुए सूर्य की किरणों में चमकती रहती है, और किसी की कड़वे तेल में भी अपरिचित रूखी जटा बनी हुई छोटी छोटी लटे मुख को घेर कर उसकी उदासी को और अधिक केंद्रित कर देती हैं।
किसी की सांवली गोल कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रह रहकर हीरे से चमक जाते हैं, और किसी के दुर्बल काले पहुंचे पर लाख की पीली मैली चूड़ियां, काले पत्थर पर मटमैले चंदन की लकीरें जान पड़ती हैं। कोई अपने गिलट के कड़े युक्त हाथ घड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न सा करती रहती हैं, और कोई चांदी के पछेली कंगना की झनकार के साथ ही बात करती है। तो देखिएगा कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं, यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आराम से पढ़ लेना। ठीक है, चलते हैं हम आगे। यहाँ पर ये घिसा यहाँ पर हमारा हो गया। तो अब यहाँ पर है हमारा विष्णु प्रभाकर का अवारा मसीहा, ये हमने पीछे ही देख लिया था। यहाँ पर कुछ प्रश्न भी मैं आपके समक्ष लाया था। यहाँ पर देखिए शरचंद्र के परिवार का परिचय। पिता इनके थे मोतीलाल, माता थी इनकी भुवन मोहिनी, नाना थे इनके केदारनाथ गंगोपाध्याय और जिन्हें गांगुली भी कहा जाता है। ननिहाल इनका भागलपुर था। 3 मामा थे इनके सुरेंद्र, देवी और ठाकुरदास। सेवक इनका था मुशाई, और छोटे नाना इनके अघोरनाथ अमरनाथ नाना के घर का शिक्षक अक्षय पंडित था। तो ये भी आप देख लेना, ये भी उतना मुझे महत्वपूर्ण तो नहीं लग रहा है, क्या पता पूछ लिया जाए। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना आप, ठीक है। मैं सीधे प्रश्नों की तरफ चलता हूँ। प्रश्न यहाँ पर मुझे कुछ मिले थे। तो प्रश्न है यहाँ पर, प्रस्तुत पाठ में शरदचंद्र की जीवनी अवारा मसीहा का कौन सा भाग संकलित है? तो यह है प्रस्तुत पाठ में दिशाहारा। सी। गांगुली का परिचय दीजिए। गांगुली शरद का ननिहाल का व्यक्ति है। शरदचंद्र को यहाँ ननिहाल आए हुए कितने वर्ष हो गए थे? 3 वर्ष हुए थे। ये जो हमें रचना लगी है उसके बीच के प्रश्न हैं ये। अंत की अनिवार्यता मानो उन्होंने कभी स्वीकार की ही नहीं, बीच में ही छोड़कर नई रचना आरंभ कर देते। ये कथन किसके बारे में है? तो ये मोतीलाल के बारे में है। सी। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। शरद ने ऐसा क्यों सोचा था? शरद ने ऐसा ये इसलिए सोचा क्योंकि पढ़ाई में नींव कमजोर होने के कारण साहित्य शुरू में कठिन लगा। किसे? शरदचंद्र को। छोटे नाना के बेटे मणिंद्र और शरद को पढ़ाने के लिए घर पर ही किस शिक्षक को नियुक्त किया गया था? तो ये अक्षय पंडित को नियुक्त किया गया था, जो हमने ऊपर भी देखा है। वे मानो यमराज के सहोदर थे। शरद ने यह किसके बारे में कहा? तो शरद ने यह कहा अक्षय पंडित जो उनके शिक्षक थे उनके बारे में। अवारा मसीहा में नाना केदारनाथ मुशाई नाम से किसे पुकारते थे? तो ये पुकारते थे घर के सेवक को। शरद की लाठी से दीवे के गिरने से उसकी सजा किसे मिली? तो ये मिली थी मामा देवी को। शरद ने गांगुली परिवार की कट्टरता और कठोरता के सच्चे प्रतिनिधि किसे कहा है? तो ये कहा मामा ठाकुरदास को। अवारा मसीहा में जगुआ कौन है? तो ये स्कूल का सेवक है जगुआ। स्कूल की घड़ी आगे करने वाले उदंड छात्रों का निर्देशक कौन था? तो ये शरद ही था। शरद का सबसे प्रमुख शौक क्या था? तो ये था तितली उद्योग। गांगुली परिवार में कौन सा खेल वर्जित था? तो ये पतंग उड़ाना वर्जित था। पुराने मकान के पास बहती गंगा में नहाने के कारण मिलने वाले दंड से शरद ने अपने आप को कैसे बचाया? तो ये बचाया था गोदाम में छिपकर। गुरुजनों के दंड से मुक्ति पाने और सांपों को वश में करने का मंत्र किस पुस्तक में था? तो ये था संसार कोश पुस्तक में। फिर गोखरू सांप से शरद व उसके साथियों को किसने बचाया? तो ये बचाया था मणि मामा ने। किसने? मणि मामा ने। मणि से याद रखिए, सांपों के जहर से कौन बचाता है? तो मणि बचाती है। तो ये मणि मामा थे इनके। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। जो हमारा निबंध और जीवनी वाला पोर्शन था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मुझे पूर्ण आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ होगा। अपने नियर डियर सभी को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको कही, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अवश्य देखिए, प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन करिए। हमारे द्वारा जो उपलब्ध करवाई जा रही है आपको यहाँ से लाभ मिलेगा ही मिलेगा किसी भी अर्थ में, ठीक है। तो बाकी अच्छे से स्टडी करिए, कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, मन खराब नहीं करना है, अच्छे से मेहनत करते रहिए। जो चीज़ें मैंने नहीं करवाई आप उनको वीडियोस को पॉज करके पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगी वो मैंने आपको नहीं करवाई है। और हमारा यहाँ पर गला भी सूख गया है। अब वीडियो का अंत कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आज पूरा दिन लेक्चर में ही चला गया, आपको 3 लेक्चर आज तैयार करके दिए, ठीक है। धन्यवाद।